डियर फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे जो बहुत सारे कासन ऑर्डर्स, स्पीड रिस्ट्रिक्शंस हमको रेलवे में यूज करना पड़ता है कि इस अथॉरिटी के साथ ये स्पीड रिस्ट्रिक्शन है, इस अथॉरिटी के साथ ये स्पीड रिस्ट्रिक्शन है, उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। और आप लोगों को बताते हुए इस बात की खुशी है कि ये बहुत सारे लोगों का ये डिमांड था कि स्पीड रिस्ट्रिक्शन और अथॉरिटीज़ के ऊपर एक वीडियो मैं बनाऊं। तो ये पहला उस कड़ी में ये पहला वीडियो मैंने स्पीड रिस्ट्रिक्शंस के बारे में बनाया है। और नेक्स्ट वीडियो में मैं डिफरेंट अथॉरिटीज़, जो रिटेन अथॉरिटीज़ यूज होती है अपने रेलवे वर्किंग में, मेरा नेक्स्ट वीडियो उसी टॉपिक पर रहेगा। सो आई एम वेरी हैप्पी टू मेक दिस वीडियो फॉर यूज ऑफ आवर स्टेशन मास्टर्स, लोको पायलट एंड ट्रेन मैनेजर्स। सो लेट अस से वन बाय वन। ये एक मेरी मेमोरी का फ़ोटो है जब मैं ZRTI मौलाली में एज ए ऑपरेटिंग इंस्ट्रक्टर काम कर रहा था। तो हमारे ट्रेनिज बहुत ही क्लोज रहते थे, लोको पायलट्स, और इसी तरह के बहुत सारे स्टेशन मास्टर और गार्ड्स बैच के साथ भी हमारी फ़ोटो है। सो मेरे मन में आया कि मैं अब आने वाले वीडियोज़ में अपने एक एक बैच के साथ जो हमारी फ़ोटो है हम आपके साथ शेयर करेंगे। ओके, इसलिए हमने यहाँ पे शेयर किया है आप लोगों के लिए। देन लेट अस कम टू द टॉपिक। सो नॉर्मली इसमें हमने कोशिश किया है कि सभी तरह के स्पीड रिस्ट्रिक्शन, गति प्रतिबंध को मैं कवर कर सकूं। यदि कोई स्पीड रिस्ट्रिक्शन छूटा हो तो आप वीडियो देखने के बाद कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, मैं आपको रिप्लाई करूंगा। और यदि आवश्यक हुआ तो नेक्स्ट वीडियो में अवश्य उसको कवर करूंगा। सो नंबर 1, लास्ट स्टॉप सिग्नल फेल्ड इन ऑटोमेटिक ब्लॉक एरिया। जो ऑटोमेटिक ब्लॉक एरिया में डबल लाइन में LSS फेल होता है तो कासन ऑर्डर क्या दिया जाता है। अथॉरिटी तो दे देते हैं T3693 भी, वो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। साथ में कासन ऑर्डर दिया जाता है 10 kmph। जितने भी स्पीड यहाँ पे लिखा है मैंने, सब किलोमीटर पर आवर में है। ऑल स्पीड्स आर गिवन इन किलोमीटर पर आवर। सो 10 kmph अप टू नेक्स्ट ऑटोमेटिक स्टॉप सिग्नल। और लास्ट में हमने रिमार्क्स में रूल नंबर भी लिखा है, SR 3.12.3। नंबर 2, गुड्स ट्रेन इंटरिंग टर्मिनल यार्ड। टर्मिनल यार्ड का मतलब होता है कि गुड्स ट्रेन जो बड़े यार्ड में जहाँ पे क्रू चेंजिंग होता है या जहाँ पे इंजन चेंजिंग होती है, यहाँ जहाँ पे डेस्टिनेशन में पहुँच जाती है गाड़ी, तो उस टर्मिनेशन वाले पॉइंट पे हमारी स्पीड मैक्सिमम कितनी होनी चाहिए? 15 kmph से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। नंबर 3, वाइल टेस्टिंग डेटोनेटर्स। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि डेटोनेटर्स की आजकल लाइफ कितनी है? 5 ईयर्स। 5 ईयर्स लाइफ पूरा होने के बाद उस बैच में से, उस ग्रुप में से 2-2 डेटोनेटर निकाल के हर साल टेस्ट किया जाता है। और सक्सेसफुल टेस्ट होने के बाद उसकी लाइफ 1-1 साल बढ़ाई जाती है। ऐसा हम टेस्ट करके 1 साल बढ़ाएंगे, फिर 1 साल बाद टेस्ट करेंगे, फिर 1 साल बढ़ेगा। ये 3 बार कर सकते हैं। मीन्स 5 ईयर होने के बाद 5+1+1+1 3 बार एक्सटेंशन कर सकते हैं। तो उस समय ये जो टेस्टिंग की जाती है तो ये खाली वैगन, एम्प्टी वैगन के नीचे करना चाहिए। और स्पीड कितना रहेगा? 8 to 11 kmph। एम्प्टी वैगन होना चाहिए, लोडेड नहीं होना चाहिए। ये टेस्टिंग एम्प्टी वैगन के नीचे इसलिए करते हैं ताकि वो डेटोनेटर की टेस्टिंग हो गई एम्प्टी वैगन के नीचे, तो लोडेड वैगन के नीचे या लोको के नीचे जरूर ही बर्स्ट होगा। ये रूल नंबर 3.64.5.6 में जैसा कि दिया हुआ है। नंबर 4,
ऑन नॉन इंटरलॉक पॉइंट्स। सो लेटेस्ट जो अमेंडमेंट है उसके हिसाब से जो नॉन इंटरलॉक पॉइंट है तो उसके ऊपर सुटेबल क्लैंप यूज करना चाहिए। सो सुटेबल क्लैंप जो कंडीशन से फुलफिल होने के बाद अधिकतम ट्रेन उसके ऊपर 30 kmph तक जा सकती है। सो जिस स्टेशन में सारी कंडीशन फुलफिल नहीं होगी तो वहाँ पे 15 kmph भी रहेगा, लेकिन ये GR है, यानी रेलवे बोर्ड के द्वारा दिया गया ये स्पीड रिस्ट्रिक्शन है, GR में है। SR में जहाँ पे जैसा कंडीशन होगा और कम कर सकते हैं, इससे ऊपर बढ़ा नहीं सकते, यानी सब कंडीशन फुलफिल हो गई तो ज़्यादा से ज़्यादा 30 kmph। जहाँ पे वो कंडीशन सुटेबल क्लैंपिंग का या जो इंडिकेशन आना है एसएम पैनल में वो फैसिलिटी नहीं है तो पुराने रूल के हिसाब से 15 kmph ही रहेगा नॉन इंटरलॉक पॉइंट पे। लेकिन यदि कंडीशंस फुलफिल हो रही है तो 30 kmph तक गाड़ी जा सकती है। ओके, देन नेक्स्ट 1 in 8.5 टर्न आउट। 1 in 8.5 टर्न आउट का मतलब होता है जो लूप लाइन है, जहाँ पे मेन लाइन से गाड़ी लूप लाइन को अलग होती है तो वहाँ टर्निंग रहता है। तो उस टर्निंग को इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट वालों ने एक फिक्स रखा है, उसका नाम है 1 in 8.5 टर्न आउट, टर्निंग। तो लूप लाइन में गाड़ी ऐसे घूमते समय जो टर्न होती है सो उसको टर्निंग बोलते हैं, ऐसा टर्न होती है गाड़ी। तो गुड्स ट्रेन की स्पीड 15 kmph तक हो सकती है, लेकिन पैसेंजर ट्रेन की स्पीड 1 in 8.5 टर्न आउट है तो पैसेंजर ट्रेन की स्पीड 10 kmph। ये कब दिया हुआ है? जब स्ट्रेट स्विचेज हैं, वो कर्व्ड स्विच नहीं है, स्ट्रेट स्विचेज है। सो उसको बाद में अभी जो है लेटेस्ट में इम्प्रूव किया गया है। तो 7 नंबर पॉइंट पे जो दिया गया है 1 in 8.5 टर्न आउट विथ कर्व्ड स्विच। ये ऊपर की जो स्पीड आप देख रहे हैं कि गुड्स ट्रेन 15 kmph और पैसेंजर ट्रेन 10 kmph, ये पुराने टाइप की जो रेल जहाँ पे लगी है उसको स्ट्रेट स्विच बोलते हैं। तो वहाँ पे स्पीड गुड्स ट्रेन की 15 थी और पैसेंजर की 10 थी। इस समय मैक्सिमम वो निकाल दिया गया है और हर जगह कर्व्ड स्विच लगी है। तो यदि कर्व्ड स्विच है और टर्निंग तो वही है 1 in 8.5 टर्न आउट। दूसरा देखिए क्या दिया है इसमें, PSC स्लीपर्स, पी स्ट्रेस्ड कंक्रीट स्लीपर। पुराने टाइम में आपने देखा होगा वुडन के स्लीपर्स लगे रहते थे, लेकिन अभी ऑलमोस्ट 100% जो स्लीपर यूज करते हैं रेलवे ट्रैक में वो पूरा कंक्रीट सीमेंट का है, उसको बोलते हैं PSC स्लीपर। और जो रेल की क्वालिटी है 52/60 kg, 52 kg या 60 kg स्टैंडर्ड है कि एक रेल के एक भाग का वजन 52 kg या 60 kg होना चाहिए। सो पुराने टाइम से ये स्टैंडर्ड ज़्यादा अच्छा है। ऐसे कंडीशन में पैसेंजर ट्रेन और गुड्स ट्रेन दोनों का टर्निंग में स्पीड 15 kmph हो सकता है। अब नेक्स्ट देखिए पॉइंट नंबर 8 में और इम्प्रूवमेंट किया गया जिसको बोलते हैं थिक वेब स्विच। ये फेसिंग पॉइंट्स लगाए गए नए वाले। सो 8 में दिया है 1 in 8.5 टर्न आउट सिमेट्रिकल स्प्लिट विथ थिक वेब स्विच, यानी जो कर्व स्विच थी उसका भी इम्प्रूवमेंट हो गया। पहले स्ट्रेट स्विच थी, फिर उसके बाद कर्व्ड स्विच आई और कर्व्ड स्विच के बाद अब जो है थिक वेब स्विच या TWS बोलते हैं लेटेस्ट वाली। बाकी टर्न आउट सेम है, 50 to 60 kg रेल सेम है। इस पर पैसेंजर ट्रेन हो या गुड्स ट्रेन हो 30 kmph तक लूप लाइन से जा सकती है। ओके, सो नॉर्मली मेन लाइन के बगल में जो फर्स्ट लूप लाइन है उसमें 30 kmph तक जा सकती है। और अब जैसा कि पीछे वाले में देखा आपने कि यदि नॉन इंटरलॉक पॉइंट है और सुटेबल क्लैंप है और पॉइंट सेटिंग के लिए इंडिकेशन एसएम पैनल में दिया गया है, अवेलेबल है, तो वहाँ नॉन इंटरलॉक पॉइंट पर भी रेलवे बोर्ड ने स्पीड 30 kmph तक बढ़ा दिया है। सो ये सब्जेक्ट टू अदर कंडीशंस, वो कंडीशंस फुलफिल हो गई तो ऐसा स्पीड में गाड़ी जा सकती है। देन नेक्स्ट नंबर 9
टीटीएम स्पीड ओवर पॉइंट्स एंड क्रॉसिंग। जो टीटीएम मशीन है, आप देखिए अपना जो लोको और वैगन है ट्रेन का, उसके कंपैरिजन में टीटीएम मशीन का मतलब होता है ट्रैक टैंपिंग मशीन, जो इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में मेंटेनेंस के लिए मशीन यूज करते हैं, जैसे डियोमैट, यूनीमैट और बीसीएम बेलास्ट क्लीनिंग मशीन, सीएसएम मशीन। सो ये सारे मशीन्स को मिला के एक नाम दिया गया है, टीटीएम मशीन बोलते हैं। सबको मिला के जितना भी इंजीनियरिंग वाले मेंटेनेंस के काम में लेते हैं, वो सभी मशीन्स का एक कॉमन नाम दिया है, टीटीएम मशीन्स। ये टीटीएम मशीन का वेट ट्रेन के कोचेज या वैगन के कंपैरिजन में कम होता है, इसलिए उसको जो पॉइंट और क्रॉसिंग है, क्रॉस ओवर में जाना है, लूप लाइन में जाना है, पॉइंट्स के ऊपर से गुजरना है, तो इसको स्पीड लिमिट दिया है 10 kmph। बाकी गाड़ियाँ कम से कम 15 तो जाती ही है, और अभी तो रेलवे बोर्ड ने 30 kmph कर दिया है, तो लेकिन टीटीएम मशीन का 10 kmph। ओके, द नेक्स्ट ट्रॉली ओवर पॉइंट्स एंड क्रॉसिंग। जो ट्रॉली जाती है, मोटर ट्रॉली हो या पुश ट्रॉली हो, उसकी स्पीड 15 kmph तक अलाउ किया है। देन इस पुराने टाइम में 3 स्टैंडर्ड ऑफ इंटरलॉकिंग होते थे, जो 11 नंबर पॉइंट पे स्टैंडर्ड लिखा है, उसके बारे में थोड़ा मैं आपको बता रहा हूँ कि पुराने टाइम में जो इंटरलॉकिंग होता था पॉइंट का, सिग्नल का और हमारे पैनल से जो इंटरलॉकिंग है, सो वो 3 तरह की थी। अभी रिवाइज हो गई, काफ़ी दिन पहले ये सब रिवीजन हुआ है, तो रिवाइज होने के बाद अब 4 तरह की इंटरलॉकिंग अपने यहाँ यूज होती है। सो पहला इंटरलॉकिंग है 11 नंबर पे स्टैंडर्ड 1R। आर का मतलब है रिवाइज्ड, जो नई इंटरलॉकिंग है। तो इसमें स्पीड, मैक्सिमम स्पीड कितना परमिसिबल है, तो उसको मेन लाइन की स्पीड यहाँ पे दिया गया है, लूप लाइन का स्पीड नहीं है। स्टैंडर्ड 1R, आर मीन्स रिवाइज्ड इंटरलॉकिंग मेन लाइन फेसिंग पॉइंट्स। सो मेन लाइन के फेसिंग पॉइंट्स पे स्टैंडर्ड 1R की इंटरलॉकिंग है, तो कितने स्पीड में गाड़ी जा सकती है, 50 kmph तक गाड़ी जा सकती है। इसका जो रेफरेंस है अपेंडिक्स 11 में दिया गया है, वहाँ से हम GNSR में देख सकते हैं। ओके, देन स्टैंडर्ड 2R। स्टैंडर्ड 2R का मतलब होता है, स्टैंडर्ड 2 है, इम्प्रूव होता जा रहा है, स्टैंडर्ड 1 से इम्प्रूव हुआ, स्टैंडर्ड 2 में आ गया। R का मतलब रिवाइज नया वाला है, तो वहाँ पे मेन लाइन पे 110 kmph तक गाड़ी जा सकती है। और 13 पॉइंट में स्टैंडर्ड 3R। स्टैंडर्ड 3R, ये स्टैंडर्ड का मतलब होता है जैसे अपना जो कॉमन मैन है, हम लोग हैं, सो होता है कि जब नई नई सर्विस स्टार्ट किए तो हमारे पास बाइक खरीदने के लिए थोड़ा सोचना पड़ता है। जब आप सीनियर हो जाते हैं, आपका प्रमोशन हो गया, तो आपने घर खरीद लिया, और पैसा आ गया, आपने 4 व्हीलर खरीद लिया। सो जैसा जैसा आपकी इनकम बढ़ती रहती है, तो आपकी फैसिलिटी बढ़ जाती है। तो फैसिलिटी बढ़ने का मतलब क्या होता है, जिसको क्या बोलते हैं, स्टैंडर्ड बढ़ गया आपका। तो उसी तरह से जब इंटरलॉकिंग की फैसिलिटी में हम इम्प्रूवमेंट करते हैं और अच्छे इंटरलॉकिंग देते हैं, जैसे सॉलिड स्टेट इंटरलॉकिंग है, एक होता है कि नॉन इंटरलॉक है, वो मैनुअली लॉक किया हुआ है, दूसरा है इलेक्ट्रिकल लॉकिंग है, दूसरा इलेक्ट्रॉनिक लॉकिंग है, फिर सॉलिड स्टेट इंटरलॉकिंग है। तो ऐसा ही फैसिलिटी जब बढ़ाया जाएगा, तो इसीलिए उसका नाम रखा है स्टैंडर्ड 3R, यानी इंटरलॉकिंग का स्टैंडर्ड बढ़ा के 3 कर दिया। तो मेन लाइन में फेसिंग पॉइंट पे स्पीड कितना परमिटेड है, अप टू 140 kmph। ओके, देन स्टैंडर्ड 4R, जो लास्ट स्टैंडर्ड है, एकदम हाईएस्ट स्टैंडर्ड आ गया, वैसा इंटरलॉकिंग है। तो मेन लाइन पे गाड़ियाँ कितनी स्पीड तक जा सकती है, 160 kmph। इसी तरह जो इंटरलॉकिंग को और भी स्ट्रांग करके फैसिलिटी बढ़ा के स्पीड, गाड़ियों की स्पीड को बढ़ाया जा सकता है। द नेक्स्ट पॉइंट नंबर 15, IB सिग्नल एट ऑन। सो स्पीड रिस्ट्रिक्शंस के बारे में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। अब देखिए, अभी तक आपने जो देखा
वो स्टेशन से जो गाड़ियाँ जाती है स्टेशन के ऊपर, वहाँ का स्पीड रिस्ट्रिक्शन था। आगे ये जो स्पीड दे रहे हैं यहाँ से 15 पॉइंट से, ये पूरा ब्लॉक सेक्शन से संबंधित है। तो थोड़ा जैसे आईवी सिग्नल कहाँ है, ब्लॉक सेक्शन में रहता है, तो आईवी सिग्नल एट ऑन है और आईवी फ़ोन ख़राब है, आईवी फ़ोन डिफेक्टिव है, यानी स्टेशन मास्टर से बात नहीं हो पाई लोको पायलट की आईवी फ़ोन पर। तो कितना स्पीड में गाड़ी जा सकती है, डे टाइम है, व्यू क्लियर है तो 15, और नाइट टाइम है या व्यू क्लियर नहीं है दिन के समय भी तो 8 kmph। लास्ट में रोल नंबर आपके रेफरेंस के लिए दिया हुआ है। देन 16 पॉइंट, ड्यूरिंग डेंस फॉग, कोहरा, घना कोहरा छाया हुआ है तो क्या कॉशन ऑर्डर लागू होता है। हमारे स्टेशन मास्टर्स, लोको पायलट और ट्रेन मैनेजर्स के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। अब आजकल लोको में दो सुविधा दी जा रही कि एक तो कुछ है कि विदाउट फॉग सेफ्टी डिवाइस हैं, और दूसरे लोकोज जहाँ पे फॉग सेफ्टी डिवाइस लगी हुई है। तो लोको में यदि फॉग सेफ्टी डिवाइस लगी रहती है तो लोको पायलट को सिग्नल की पोजीशन, कितनी दूरी पे सिग्नल है, कौन सा सिग्नल आने वाला है, वो सब जीपीएस से मालूम होता रहता है। तो 16 पॉइंट में एग्जामिनेशंस में भी ये क्वेश्चंस आते हैं, तो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पॉर्टेंट है कि ड्यूरिंग डेंस फॉग विदाउट फॉग सेफ्टी डिवाइस, यानी लोको में फॉग सेफ्टी डिवाइस नहीं लगी है तो एब्सोल्यूट ब्लॉक सिस्टम, एब्सोल्यूट का मतलब क्या है, एब्सोल्यूट ब्लॉक सिस्टम जहाँ पे ओनली वन ट्रेन इन ए सेक्शन रहती है, या आईबी एरिया है तो मैक्सिमम 2 ट्रेन इन द सेक्शन रहेगी, वहाँ पे मैक्सिमम हम 60 kmph तक जा सकते हैं, वो कॉशन ऑर्डर इम्पोज होगा। ऑटोमेटिक एरिया में, ऑटोमेटिक एरिया में विदाउट फॉग सेफ्टी डिवाइस गाड़ी चल रही है तो कॉशन ऑर्डर क्या दिया जाएगा, यदि प्रोसीड आस्पेक्ट है, प्रोसीड आस्पेक्ट है, ग्रीन लाइट दिखा रहा है तो अप टू 60 kmph, अटेंशन है, 2 येलो लाइट है तो 30 kmph तक गाड़ी जाना चाहिए, उसके ऊपर नहीं जाना चाहिए। यदि कॉशन आस्पेक्ट है मीन्स सिंगल येलो है तो रिस्ट्रिक्टेड स्पीड, यानी बी प्रिपेयर टू स्टॉप एट नेक्स्ट स्टॉप सिग्नल। रिस्ट्रिक्टेड स्पीड का मीनिंग है कि गाड़ी लोको पायलट के कंट्रोल में होना चाहिए, किसी भी अवरोध आने के पहले या अगले रोक सिग्नल पे रुकने के लिए तैयार रहना चाहिए। ओके, देन पॉइंट नंबर 17, ऐसे लोकोज जिसमें फॉग सेफ्टी डिवाइस फिटेड है तो लोको पायलट को एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन मिलेगी, तो स्पीड थोड़ा बढ़ा सकते हैं फॉग सीजन में। एब्सोल्यूट ब्लॉक सिस्टम में कितना स्पीड रहेगी, 75 kmph, और ऑटोमेटिक में सिग्नल के आस्पेक्ट के हिसाब से स्पीड रहेगी। प्रोसीड आस्पेक्ट 75 kmph यानी ग्रीन। अटेंशन का मतलब 2 येलो, अटेंशन आस्पेक्ट है तो अप टू 30 kmph। कॉशन आस्पेक्ट है सिंगल येलो, देन रिस्ट्रिक्टेड स्पीड, यानी जो अटेंशन और कॉशन का है वो स्पीड चेंज नहीं हुआ है, चेंज किस में होता है, प्रोसीड आस्पेक्ट में सेफ्टी डिवाइस लगी है तो 75 kmph तक जा सकते हैं, जिसका रूल नंबर SR 4.08.2 है। सो यहाँ पे भी ध्यान रखिएगा, ये जो SR है ये साउथ सेंट्रल रेलवे का है। सो दूसरे जोन, मतलब आप ये बातों को समझ लिए, उसके बाद अपने जोन के SR उस नंबर पे चेक कर लेना चाहिए कि बाई चांस कुछ डिफरेंट तो नहीं है। नॉर्मली डिफरेंस नहीं रहता है, यदि है तो हमें नोट कर लेना चाहिए। द नेक्स्ट 18 पॉइंट, व्हाइल पुशिंग द ट्रेन, व्हाइल पुशिंग द ट्रेन ए गार्ड इन द लीडिंग व्हीकल। जब हम ट्रेन को ब्लॉक सेक्शन से पुश बैक करते हैं, कहीं भी पुशिंग बैक करते हैं, तो पीछे लीडिंग व्हीकल में गार्ड है, मतलब ब्रेक वैन नहीं लीडिंग है उसमें गार्ड भी है, तो अप टू 25 kmph जा सकते हैं। ये ब्रेक बैन और ब्रेक बैन में गार्ड का मीनिंग क्या है, एक तो ब्रेक बैन में ब्रेक लगाने की फैसिलिटी रहती है, और दूसरी बात गार्ड कंटिन्यूसली प्रोसीड हैंड सिग्नल दिखाता है, तो लोको पायलट पूरा गार्ड के ऊपर डिपेंड होकर 25 kmph चला सकते हैं। इमरजेंसी में गार्ड कुछ प्रॉब्लम फील करेगा तो ब्रेक वैन से ब्रेक भी लगा सकता है।
बी पॉइंट में क्या है, गार्ड इज नॉट इन द लीडिंग व्हीकल। कहने का मतलब कि ब्रेक बैंड के पीछे एक या दो वैगन, ज़्यादा नहीं, क्योंकि मार्शलिंग रूल में आपने देखा होगा कि किसी भी ट्रेन में ब्रेक बैंड के पीछे दो वैगन और लगा सकते हैं। पैसेंजर ट्रेन में क्या रहता है, या ऐसा किसी भी ट्रेन में यदि ऑफिसर सैलून लगाया है पीछे ब्रेक बैंड के पीछे, तो ऑफिसर सैलून प्लस 2 वैगन्स परमिटेड है या 2 कोचेज परमिटेड है। लेकिन सिर्फ वैगन्स लगा रहे हैं, ऑफिसर सैलून नहीं है, तो ओनली 2 वैगन परमिटेड है। वो रूल को यहाँ पे कोरिलेट करना चाहिए, उसके संदर्भ में देखना चाहिए कि गार्ड इज नॉट इन द लीडिंग व्हीकल का मीनिंग क्या है। तो गार्ड इज नॉट इन द लीडिंग व्हीकल का मतलब है कि ब्रेक बैंड के पीछे यदि 2 वैगन लगा दिए तो गार्ड ब्रेक बैंड में बैठ के जा सकता है, पीछे देखते हुए जाना पड़ेगा उसको, क्योंकि 2 वैगन लगा है तो, या 1 वैगन लगा है तो विजिबिलिटी पूरा क्लियर नहीं रहेगी, इसलिए 25 में नहीं जा सकते हैं। हालांकि ब्रेकिंग की फैसिलिटी गार्ड के पास है, पीछे 1 या 2 वैगन लगाने की वजह से विजिबिलिटी कम है, इसलिए स्पीड कितनी हो गई, 8 kmph। लेकिन पॉइंट नंबर सी देखिए, विदाउट ब्रेक बैंड, यानी ब्रेक बैंड नेक्स्ट टू इंजन है या ब्रेक बैंड नहीं है, नेक्स्ट टू इंजन है, पीछे पूरा लंबी ट्रेन है, तो गार्ड ब्रेक बैंड में रह के पुशिंग बैक नहीं करा पाएगा, उसको वॉकिंग में जाना पड़ेगा। तो विदाउट ब्रेक बैंड समझिए या ब्रेक बैंड नेक्स्ट टू इंजन समझिए कि गार्ड को यदि पैदल चलना पड़ेगा तो ट्रेन की पुशिंग बैक की स्पीड अपने आप हो जाएगी, क्या, वॉकिंग स्पीड। ओके, पॉइंट नंबर 19, पेट्रोल और सर्च लाइट स्पेशल विथ 1 or more व्हीकल्स इन द फ्रंट। सो इसका मीनिंग क्या हुआ कि जैसे सपोज करिए कि कभी रहता है, किसी ने बोला रेल बंद का आह्वान किया, स्ट्राइक करते हैं ना, जैसे नक्सलाइट की तरफ से कॉल आया रेल रोको, रेल बंद, भारत बंद। ऐसी परिस्थिति में भी हमारे रेलवे के कर्मचारी, लोको पायलट, सेशन गार्ड्स, ट्रेन तो हम रोकते नहीं हैं, ट्रेन रन करते हैं। तो ट्रेन जो पैसेंजर ट्रेन पर्टिकुलरली उनकी सुरक्षा के लिए आगे आगे एक पेट्रोल स्पेशल या सर्च लाइट स्पेशल इंजन प्लस सिक्योरिटी पर्सनल का एक कोच रहेगा उसमें, या मैक्सिमम 2 कोच रहता है, तो उसके साथ जाता है। तो ऐसा इंजन जब पुशिंग बैक करेगा तो क्योंकि उसमें 1 या 2 ही कोच लगे हैं, सो पुशिंग बैक करना पड़ेगा, तो 40 kmph तक परमिटेड है। पेट्रोल और सर्च लाइट स्पेशल विथ 1 or more व्हीकल इन फ्रंट। तो जब पुशिंग बैक कर रहे हैं पेट्रोल इंजन को तो वो 40 kmph तक जा सकता है। एक पुशिंग बैक के रूल का ये अपवाद है, एक्सेप्शन है। ओके, द नेक्स्ट पॉइंट नंबर 20, फेल्योर ऑफ हेडलाइट। हमारे इंजन का हेडलाइट ख़राब हो गया, इलेक्ट्रिक बल्ब ख़राब हो गया, कुछ प्रॉब्लम है, उसको हम ठीक नहीं कर पा रहे हैं, तो क्या करना है, व्हाइट मार्कर लाइट को ऑन कर लेना है। व्हाइट मार्कर लाइट को ऑन करने के बाद 40 kmph और सीवियरेस्ट स्पीड रिस्ट्रिक्शन ऑफ द सेक्शन। कहने का मतलब हमें 40 kmph से ज़्यादा नहीं जाना है, पहली बात। दूसरी बात, यदि मान लो कहीं पे कासन आर्डर है, हम 40 kmph जा रहे हैं, कहीं पे सेक्शन में कासन आर्डर है 15 kmph, 20 kmph, तो वो भी फॉलो करना पड़ेगा, सीवियर स्पीड रिस्ट्रिक्शन। दूसरी बात, मान लीजिए कि हमारी हेडलाइट ख़राब है, तो व्हाइट मार्कर लाइट हमने ऑन कर लिया है, अब कासन आर्डर दिया है कि फ्रॉम सो एंड सो किलोमीटर टू सो एंड सो किलोमीटर वी हैव टू गो 15 kmph, लेकिन वो किलोमीटर हम रीड नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि हेडलाइट ख़राब है। तो क्या करना पड़ेगा, नहीं रीड कर पा रहे हैं तो हमको जो सीवियरेस्ट कासन आर्डर है 15 kmph, 20 kmph, 30 kmph जो भी है, सबसे कम स्पीड वाला जो है उसको बोलते हैं सीवियरेस्ट स्पीड रिस्ट्रिक्शन। तो उसी स्पीड में गाड़ी चलाना पड़ेगा जब तक हम किलोमीटर को इंश्योर नहीं कर सकते। पर एग्जाम में सिंपल ऐसा लिखते हैं 40 kmph और सीवियरेस्ट यानी सबसे ज़्यादा प्रतिबंधित गति सीमा, सीवियरेस्ट स्पीड रिस्ट्रिक्शन, रूल नंबर 4.14। नेक्स्ट,
when relief engine or train is sent into occupied block section on T bar A602। यदि जैसे रिलीफ लोग को भेजते हैं ब्लॉक सेक्शन में, कभी कभी एक्सीडेंट हो गया तो रिलीफ ट्रेन भी भेजते हैं, यानी ब्लॉक सेक्शन अवरुद्ध है, फिर हम एक इंजन या ट्रेन कुछ भी भेज रहे हैं तो अथॉरिटी क्या देते हैं, एब्सोल्यूट ब्लॉक सिस्टम में T बार A602 दिया जाता है और ऑटोमेटिक एरिया में दिया जाता है T बार C912, जिसमें पूरा किलोमीटर, किस किलोमीटर पे ऑब्स्ट्रक्शन है, कहाँ पे प्रॉब्लम है, पूरा लोको पायलट को सूचना दी जाती है। और हमारा गति सीमा कितना रहेगा, स्पीड रिस्ट्रिक्शन कितना रहेगा, 15 बार 10 kmph डे बार नाइट, या व्यू क्लियर है तो 15, व्यू क्लियर नहीं है तो 10 kmph। ओके, नेक्स्ट 22 संटिंग स्पीड। तो संटिंग स्पीड के बारे में भी बहुत सारे लोगों ने मेरे से कमेंट बॉक्स में पूछा था, संटिंग के चैप्टर में, संटिंग चैप्टर में पूछा सर स्पीड के बारे में। तो यहाँ पे स्पीड रिस्ट्रिक्शन आप यहाँ से नोट कर सकते हैं। इस वीडियो को आप सेव कर लीजिए या कहीं पे रख लीजिए, अपने व्हाट्सएप में, मेल में रख लीजिए इसको। तो क्या होगा, आप जब चाहेंगे तब आसानी से देख सकते हैं, नहीं तो यूट्यूब में सर्च करना पड़ेगा आपको। सरस ओझा नाम से मेरे चैनल का नाम है, सरस ओझा, और उसमें सरस ओझा जा करके पूरा लिस्ट आ जाएगी, जहाँ पे जो प्ले लिस्ट है उसमें ऑपरेटिंग रेलवे क्लासेस प्लेलिस्ट को क्लिक करिएगा, क्योंकि और दूसरे भी उसमें प्लेलिस्ट में और भी सब्जेक्ट कवर किया गया है। सो आपको JNSR के लिए जाना पड़ेगा, रेलवे ऑपरेटिंग क्लासेज, तो उसमें आपको पूरा जो हमारे JNSR के वीडियो हैं आ जाएंगे। नहीं तो सरस ओझा सर्च करने के बाद वेरियस स्पीड रिस्ट्रिक्शंस डालिएगा तो ये वीडियो आ जाएगा, कभी भी स्पीड की आपको दिक्कत आएगी तो। नेक्स्ट, तो संटिंग स्पीड, जो जनरल संटिंग स्पीड है, संटिंग स्पीड में क्या होता है, हम ऑक्यूपाइड लाइन पे जाते हैं, हम एक लाइन से दूसरे लाइन पे लेके जाते हैं, अटैचिंग करते हैं, डिटैचिंग करते हैं, सारा काम करते हैं। संटिंग का स्पीड ही वही है, मूवमेंट ऑफ ए व्हीकल विथ और विदाउट एन इंजन और ऑफ एन इंजन और ऑफ सेल्फ प्रोपेल्ड व्हीकल फ्रॉम वन लाइन टू द अनदर लाइन फॉर द पर्पज ऑफ अटैचिंग, डिटैचिंग और फॉर एनी अदर पर्पज इज कॉल्ड संटिंग। संटिंग का डिफिनीशन ही वही है, उसका मूवमेंट ही यही होता है। तो जनरल संटिंग स्पीड लिमिट कितना है, 15 kmph, यानी संटिंग करते समय कभी भी 15 के ऊपर हमारी गाड़ी नहीं जाना चाहिए। उसमें भी खास ध्यान रखना है किसका, ऑयल टैंक, क्योंकि इनफ्लेमेबल मटेरियल है वो, ऑयल टैंक है, एक्सप्लोसिव वैगन है, कोई भी इनफ्लेमेबल्स है, या इवन कोचिंग ट्रेन्स का, ये सब का शंटिंग करते समय हमारा स्पीड लिमिट कितना है, 8 kmph, 8 kmph के ऊपर नहीं जाना चाहिए। इसके साथ साथ अगर कोई आपके यहाँ जहाँ आप काम करते हैं कोई लोकल इंस्ट्रक्शन है, इससे भी कम स्पीड कुछ बताया है किसी रीजन से, तो वो भी ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि ये रूल तो क्या है, जनरल रूल है या सब्सिडरी रूल है, लेकिन कभी कभी लोकल लेवल पर भी स्पीड रिस्ट्रिक्शन लगाया जाता है। इसलिए हमारा ड्यूटी क्या है, जहाँ पे हम काम कर रहे हैं वहाँ पर जो इंस्ट्रक्शन मिलता है उसको सबसे ज़्यादा ध्यान में रखिए। बाकी ये एक जनरल आइडिया दिमाग में पैदा करने के लिए GRSR को हमें ध्यान रखना चाहिए। लोकल रूल्स भी इम्पॉर्टेंट होते हैं। ओके, देन इसमें है नॉन रोलर बेयरिंग। नॉन रोलर बेयरिंग क्या है आपको बता देते हैं। अभी अपना रेलवे में नॉन रोलर बेयरिंग वाला स्टॉक यानी वैगन या कोच यूज में नहीं है, क्योंकि बुक में दिया है तो हमने भी उसको कवर कर लिया है। अभी जितने भी अपने वैगन, कोचेज, जितना भी इंजन सब कुछ है सभी रोलर बेयरिंग है। रोलर बेयरिंग का मतलब क्या होता है, जिसका जो बेयरिंग है वैगन में जहाँ पे एक्सेल बॉक्स रहता है, स्मूथली चलता है उसको बोलते हैं रोलर बेयरिंग स्टॉक। एयर ब्रेक वाले जितने हैं सब रोलर बेयरिंग स्टॉक है। पुराने टाइम में वैक्यूम ब्रेक थे, वो नॉन रोलर बेयरिंग थे, जिसको आप बोल सकते गधा और घोड़ा। नॉन रोलर बेयरिंग का मतलब वो गधा कि डंडा मारे तो भी आगे नहीं बढ़ता, और रोलर बेयरिंग का मतलब है घोड़ा, थोड़ा हवा का झटका लगा तो भी घोड़ा स्पीड पकड़ लेता है। ओके, तो उसको बोलते रोलर बेयरिंग है। तो पुराने टाइम में जो नॉन रोलर बेयरिंग स्टॉक था
उसका सेंटिंग करते समय, या हैंड सेंटिंग। अब आजकल हैंड सेंटिंग भी नहीं है, पुराने टाइम में था। हैंड सेंटिंग करते समय क्या है, इंजन नहीं है, 10 लोग मिलके वैगन को ढकेल दिए, अगर ज़्यादा स्पीड में ढकेल दिए तो क्या होगा, रुकेगा कैसे, इंजन नहीं है। इसलिए उसका स्पीड लिमिट लगा है 5 kmph के ऊपर नहीं जाना चाहिए। इस पर ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ना तो नॉन रोलर बेयरिंग स्टॉक यूज में है और ना ही कोई आजकल हैंड सेंटिंग करता है। ओके, द नेक्स्ट, पेट्रोल और सर्च लाइट स्पेशल विथ 1 or more व्हीकल इन फ्रंट। सो इसका ऑलरेडी हम लोग डिस्कस किए हैं कि जो पेट्रोल सर्च इंजन अगर आगे उसके 2 कोच लगे हैं तो लोको पायलट 40 kmph तक जा सकता है। उसका भी स्पीड रिस्ट्रिक्शन ऑलरेडी हम लोग डिस्कस किए थे पिछले स्लाइड में। द नेक्स्ट, रेल ब्रेकेज। ये जो रेल फ्रैक्चर मिलता है ब्लॉक सेक्शन में, सो उसको 2 कैटेगरी में बांटा गया है। रेल ब्रेकेज अप टू 30 मिलीमीटर। 30 मिलीमीटर का मतलब क्या होता है, 3 सेंटीमीटर। देन फर्स्ट ट्रेन, ये क्या है, जैसे की मैन पेट्रोल मैन ने ऑब्जर्व किया तो उनको जो PWI है इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट का, एक कुछ ऐसे लोहे का या लकड़ी का गुटका देता है छोटा सा, जो कि 30 मिलीमीटर से हल्का कम ही रहेगा, लगभग 30 मिलीमीटर का गुटका रहता है। तो वो लोग क्या करते हैं, जहाँ पे रेल ब्रेकेज हुआ है, रेल फ्रैक्चर हुआ है, उसके ऊपर वो गुटका रखेंगे। अगर गुटका अंदर चला गया, इसका मतलब क्या है, वो रेल फ्रैक्चर 30 मिलीमीटर से बड़ा है। तो बड़ा है तो नो ट्रेन विल बी परमिटेड विदाउट रिपेयर। 30 मिलीमीटर से बड़ा हो गया तो रिपेयर होगा तभी ट्रेन जाएगी, ट्रेन को रुकना पड़ेगा, वेट करना पड़ेगा, वो स्टॉप हैंड सिग्नल, डेंजर हैंड सिग्नल दिखा के रोकेगा, जैसे प्रोटेक्ट करने का रूल उसको सिखाया है गैंगमैन पेट्रोलमैन को, लोग गाड़ी को रोक देंगे। ओके, लेकिन 30 मिलीमीटर तक है, उसके अंदर है, कम है, तो गाड़ी को रोकने के बाद वो बोलेगा, लोको पायलट को बोलेगा, सर प्लीज़ गो अप टू 10 kmph। आपकी पहली गाड़ी है और सेकेंड एंड सब्सेक्वेंट ट्रेन, एक ट्रेन 10 kmph चली गई तो उसका मीनिंग ये निकालते हैं कि ये सेफ़ है, खतरा नहीं है, तो दूसरी गाड़ी को 15 kmph तक अलाउ कर सकते हैं। सो लोको पायलट को भी मालूम रहना चाहिए, उनको भी केमैन पेट्रोलमैन को भी सिखाते हैं, पर लोको पायलट को तो ज़्यादा मालूम रहना चाहिए। फर्स्ट ट्रेन 10 kmph, सेकेंड 15 kmph। इसीलिए कभी कभी एग्जाम में पूछते हैं कि लोको पायलट हैज़ रिपोर्टेड रेल फ्रैक्चर to the station master which is less than 30 millimeter, so what caution order will be given to the second and third trains? So आंसर क्या रहता है, 15 kmph। क्योंकि जब लोको पायलट आके स्टेशन मास्टर को बता रहा है, रिपोर्ट कर रहा है, इसका मतलब वो पहली ट्रेन है, 10 kmph का रूल हो गया पूरा, अब 15 में जाएगी बाकी गाड़ी जब तक रिपेयर नहीं होगा। देन 25, लाइट इंजन प्रोसीडिंग ऑन T/B602 टू ओपन कम्युनिकेशन। ये TIC के हैं स्पीड रिस्ट्रिक्शन। टोटल इंटरप्शन ऑफ कम्युनिकेशन का मतलब होता है कि सारे संचार व्यवस्था फेल हो गई, जो लाइन क्लियर लेने के लिए ब्लॉक इंस्ट्रूमेंट है, गिल काउंटर ट्रैक सर्किट है, वो फेल हो गया, जो ब्लॉक इंस्ट्रूमेंट से अटैच्ड टेलीफोन है वो भी फेल हो गया, स्टेशन से स्टेशन हॉटलाइन रहती है जो कनेक्टेड रहती है, 2 स्टेशन के बीच में फ़ोन रहता है, वो भी फेल हो गया, BSNL फ़ोन, लैंडलाइन फ़ोन सभी फेल हो गए, रेलवे ऑटो फ़ोन फेल हो गया, कंट्रोल फ़ोन भी फेल हो गया, और इवन VHF सेट भी काम नहीं कर रहा है। तब उसको बोलते हैं कि ये पूरा TIC हो गया है, टोटल इंटरप्शन ऑफ कम्युनिकेशन। तो उसमें सिंगल लाइन सेक्शन में बहुत प्रॉब्लम है, तो ये सिंगल लाइन की बात हो रही है। ओपनिंग ऑफ कम्युनिकेशन, जब भी कहीं भी एग्जाम में कोई पूछे तो ओपनिंग ऑफ कम्युनिकेशन का मतलब ही, इसमें सिंगल लाइन नहीं लिखा है तो भी यही समझना चाहिए कि ये सिंगल लाइन की बात हो रही है। कुछ लोग ये पूछते हैं कभी कभी, अरे सर ये ओपनिंग ऑफ कम्युनिकेशन की बात हो रही है, इसमें सिंगल लाइन तो वर्ड लिखा ही नहीं है।
क्योंकि रीजन क्या है, क्यों नहीं लिखते? क्योंकि ओपनिंग ऑफ कम्युनिकेशन यानी कि संचार खोलने की जो बात है, लाइट इंजन जाके लाइन क्लियर लेके आता है अगले स्टेशन से, ये ओपनिंग ऑफ कम्युनिकेशन सिर्फ सिंगल लाइन में ही होता है। डबल लाइन में ओपनिंग ऑफ कम्युनिकेशन नहीं होता टीआईसी में। डबल लाइन में सीधा, क्योंकि अप लाइन सेपरेट है, डाउन लाइन सेपरेट है, इसलिए वहाँ टीआईसी होने पे सीधा अथॉरिटी देके, कासन ऑर्डर देके गाड़ी को भेज देते हैं। तो ये फ़र्क है। ओपनिंग ऑफ कम्युनिकेशन मतलब समझ लेना सिंगल लाइन। तो जब जा रहा है लाइन क्लियर लेने के लिए तो उसकी स्पीड रहेगी 15/10 kmph। ओके, तो मैंने टीआईसी के भी वीडियो बनाया है, आप सर्च करिएगा, नहीं तो आप पूछिएगा तो मैं आपको लिंक भी दे दूंगा। देन पॉइंट नंबर 26, ड्यूरिंग टीआईसी ऑन डबल लाइन ट्रेन प्रोसीडिंग ऑन TBAR-6602। सो डबल लाइन में ओपनिंग ऑफ कम्युनिकेशन नहीं है, डायरेक्ट लोको पायलट को, गार्ड को ब्रीफिंग दे के अथॉरिटी दे देते हैं TBAR-6602। और फर्स्ट ट्रेन 25/10 kmph, सेकेंड ट्रेन को भी सेम अथॉरिटी देंगे, लेकिन 30 मिनट के टाइम इंटरवल के बाद देंगे, और स्पीड रिस्ट्रिक्शन सेम रहेगा 25/10 kmph। ओके, नेक्स्ट व्हेन ब्लॉक टिकट, ये ब्लॉक टिकट जो TBAR-J602 बोलते हैं, इसका भी यूज नहीं होता है प्रैक्टिकल में। ये जस्ट ये क्या है, रूल बुक में है, निकाला नहीं गया है, पढ़ा है, इसलिए इसको हम कभी कभी एग्जाम में आपको पूछ सकते हैं कि ब्लॉक टिकट पे यदि कोई ट्रेन जाएगी तो 15/8 kmph जाएगी, इसका स्पीड ये है। कब यूज होता है ये एक्चुअल में, प्रैक्टिकल में तो यूज नहीं होता है। रूल बुक के हिसाब से कब यूज होता है कि ब्लॉक टिकट पहली बार पैसेंजर ट्रेन नहीं भेज सकते, लाइट इंजन या गुड्स ट्रेन को भेज सकते हैं, पहला पॉइंट। दूसरी बात कि ब्लॉक टिकट पे कोई जब लाइट इंजन या गुड्स ट्रेन जाएगी तो रॉन्ग लाइन में जाता है, वो रॉन्ग लाइन में जाएगी। जैसे मान लीजिए कि हमने राइट लाइन में पैसेंजर ट्रेन भेजा है, उसका कुछ समाचार नहीं मिला पुराने टाइम में। अब आज के समय में क्या है, पूरा कम्युनिकेशन है, वॉकी टाकी है, बहुत सारे CUG फ़ोन है, कोई न कोई माध्यम से समाचार मिल जाता है। पुराने टाइम में जब कुछ भी नहीं था तो उसका कुछ जता पता नहीं है, तो होता था पॉइंट्समैन को भेज दीजिए, नहीं तो रॉन्ग लाइन में, दूसरे लाइन पे रॉन्ग डायरेक्शन में ब्लॉक टिकट दे के लाइट इंजन भेज दीजिए। उस समय रूल बनाया गया था, प्रैक्टिकल में मैंने कभी भी इसको यूज होते हुए नहीं देखा है। देन 28, फर्स्ट ट्रेन ड्यूरिंग TSL वर्किंग, तो जो टेम्परेरी सिंगल लाइन वर्किंग है वो तो इम्पॉर्टेंट है। सो हम अथॉरिटी क्या देते हैं, एब्सोल्यूट ब्लॉक सिस्टम में दिया जाता है TBAR-D602, और पहली ट्रेन का स्पीड लिमिट क्या है 25 kmph, सेकेंड और थर्ड ट्रेन ऑनवर्ड्स पूरा सब नॉर्मल स्पीड में जाएगी। ऑटोमेटिक एरिया में क्या देते हैं अथॉरिटी, TBAR-D602 रहता है, और इसके साथ में TBAR-A912 ऑटोमेटिक सिग्नल ऑन में पार करने का अथॉरिटी, वो भी एक लगा देते साथ में। इसीलिए बोलते TBAR-A912 कभी अकेला नहीं दिया जाता, किसी अथॉरिटी के साथ ही दिया जाता है। सो TBAR-D602 प्लस TBAR-A912 देंगे ऑटोमेटिक एरिया में TSL वर्किंग के लिए। उसमें सिर्फ रॉन्ग लाइन में जो पहली गाड़ी जाती है वो 25 kmph जाती है, राइट लाइन की सभी गाड़ियाँ नॉर्मल स्पीड में जाएंगी, रॉन्ग लाइन की सेकेंड ऑनवर्ड्स सब नॉर्मल स्पीड में जाएगी। और ये जो रिटर्न फॉर्म है वो फर्स्ट ट्रेन को दिया जाता है, राइट लाइन की पहली गाड़ी को, और रॉन्ग लाइन की सभी गाड़ियों को अथॉरिटी दिया जाता है ऑटोमेटिक एरिया में। बाकी एब्सोल्यूट ब्लॉक सिस्टम में तो सभी गाड़ियों को TBAR-D602 देंगे, पहली गाड़ी जाएगी 25 kmph। देन 29, ड्यूरिंग TIC ऑन सिंगल लाइन व्हेन लाइन क्लियर इज ऑब्टेन्ड, मतलब सिंगल लाइन में क्या हुआ कि TIC है और लाइट इंजन ने या TTM मशीन को भेज के हमने लाइन क्लियर प्राप्त किया है मोर देन वन ट्रेन। तो जब लाइन क्लियर मिल गया है तो जो पहली गाड़ी जाती है वो नॉर्मल स्पीड में जाती है, क्योंकि लाइन क्लियर इंजन गया लेके आया प्राइवेट नंबर, इंजन जाके प्राइवेट नंबर लेके आ गया, तो ब्लॉक सेक्शन फ्री है, प्राइवेट नंबर मिला हुआ है, तो पहली गाड़ी हम नॉर्मल स्पीड में भेजते हैं। लेकिन ये पहली गाड़ी नॉर्मल में जाएगी, कब क्लियर होगी वो तो कम्युनिकेशन नहीं है, तो इसलिए क्या होगा,
हमको कब क्लियर हुई गाड़ी पता नहीं लगेगा, इसलिए दूसरी गाड़ी को 30 मिनट के बाद, टाइम इंटरवल के बाद भेजना है, और काशन आर्डर उसका 25 बार 10 kmph हो जाता है। देन पॉइंट नंबर 30 इम्पॉर्टेंट फॉर आवर लोको पायलट्स, फ्लैशर लाइट। सामने से कोई गाड़ी आ रही, डबल लाइन एरिया है, सामने से गाड़ी आ रही, उसने फ्लैशर लाइट ऑन किया है, तो हमारा ड्यूटी क्या है, एक्नॉलेजमेंट देना है 3 टाइम्स स्विच ऑन स्विच ऑफ योर फ्लैशर लाइट। तो एक्नॉलेजमेंट देने के बाद फिर क्या करना है, स्पीड कम करना है। दिन के समय 20 kmph में अपना इंजन लाइए, और रात का समय है तो 10 kmph में लाइए। और अगर यदि वो गाड़ी रुक गई है तो आपको भी गाड़ी रोकना चाहिए और पूछना चाहिए व्हाट इज़ द रीजन फॉर योर फ्लैशर लाइट ऑन, क्या रीजन है, क्या हेल्प चाहिए, वो पूछना चाहिए। तो इसलिए एक्नॉलेजमेंट दीजिए, स्पीड को कम करिए। वो बगल वाली गाड़ी कभी कभी सरप्राइज इंस्पेक्शन में भी ऑफिसर्स क्रॉस चेक करते हैं, यदि वो नहीं रुक रही तो ठीक है, आप वाकी टाकी में बात करके छोड़ सकते हैं, लेकिन वाकी टाकी में पूछिए ज़रूर, एक्नॉलेजमेंट ज़रूर दीजिए, और एक बार स्पीड ज़रूर कम करिए। ओके, द नेक्स्ट 31, when lurch is reported and subsequently a train is sent with engineering officer, लर्च की सूचना मिली है, कोई लोको पायलट गार्ड आके लर्च की सूचना दे दिया स्टेशन मास्टर को, तो विथ इंजीनियरिंग ऑफिशियल, तो साथ में कोई PWI या इंजीनियरिंग का आदमी जा रहा है, तो क्या है लोको पायलट को कॉशन ऑर्डर, स्टॉप डेड बिफोर द एक्सपेक्टेड पोर्शन ऑफ द ट्रैक, जहाँ पे खराबी की सूचना मिली है उस किलोमीटर के पहले गाड़ी को रोक देंगे। फिर आगे जैसा इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट का आदमी हमको एडवाइस करेगा PWI, आगे वैसा गाड़ी चलेगी। 32, when lurch is reported and subsequently a train is sent without engineering official, यदि हमारे साथ इंजीनियरिंग ऑफिशियल नहीं है तो भी हम गुड्स ट्रेन या पैसेंजर ट्रेन दोनों के लिए कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, वो कंट्रोल ऑफिस का डिसीजन है, पैसेंजर ट्रेन भेजता नहीं भेजता, लेकिन GNSR के हिसाब से हम भेज सकते हैं दोनों ट्रेन को। तो कॉशन ऑर्डर दे के भेजते हैं लोको पायलट को कि आपको जिस किलोमीटर पे लर्च की सूचना मिली है वहाँ पे गाड़ी रोकिए। लोको पायलट उतर के रेलवे ट्रैक को खुद चेक करेंगे, चेक करने के बाद सेटिस्फाइड है तो 10 kmph में पार कीजिए, यदि सेटिस्फाइड नहीं है तो आपको पुश बैक करने के लिए परमिशन भी उसमें लिखा रहेगा कॉशन ऑर्डर में, और स्टेशन मास्टर से बात करके पुश बैक कर सकते हैं। ओके, सेटिस्फाइड हैं तो 10 kmph, नहीं सेटिस्फाइड हैं तो पुश बैक। Then 33, लाइट इंजन रिटर्निंग ऑन T/609 टू क्लियर द लेफ्ट ओवर पोर्शन, जैसे डिवाइडेड ट्रेन वर्किंग आजकल तो नहीं होती है, आजकल डिवाइडेड ट्रेन तो नहीं होती है वर्किंग। सो अगर कभी डिवाइडेड ट्रेन वर्किंग करना पड़ा, जैसे अनकपुल हो गया सेक्शन में, सो अनकपुल होने के बाद अनेबल टू कपुलिंग की प्रॉब्लम है, तो कभी कभी ऐसा हो सकता है। तो यदि फर्स्ट पोर्शन चला गया T609 लेके, फिर लाइट इंजन जब वापस आता है स्टेशन से सेकंड पोर्शन लेने के लिए, तो उसी T609 पे स्टेशन मास्टर का इंडोर्समेंट लेके आ जाता है, वही अथॉरिटी रहती है उसके लिए, तो 25 kmph तक स्पीड में आ सकता है ऑक्यूपाइड ब्लॉक सेक्शन में। लेकिन यही लाइट इंजन अगर मान लीजिए कि उसके पास T609 नहीं है, विदाउट गार्ड है ट्रेन, कभी ऐसा भी हो गया, तो स्टेशन मास्टर क्या देता है, T/A602 देता है रिलीफ लोको मेमो, तब 15/10 में आना पड़ेगा, यानी जैसी अथॉरिटी वैसा स्पीड। देन 34, व्हेन लोको पायलट पासेज ऑटोमेटिक सिग्नल एट ऑन, तो आजकल ऑटोमेटिक ऑन में पार करने के लिए स्पीड क्या है, 1 मिनट 2 मिनट रुकने के बाद, यदि व्यू क्लियर है दिन का समय 15 kmph, रात है या व्यू क्लियर नहीं है तो 10 kmph अप टू नेक्स्ट ऑटोमेटिक स्टॉप सिग्नल। The next, failure of LSS in automatic block single line, सिंगल लाइन सेक्शन में अगर LSS फेल हुआ है तो क्या अथॉरिटी देते हैं, PLCT प्लस T/A912 सिंगल लाइन ऑटोमेटिक। फर्स्ट ट्रेन का कॉशन ऑर्डर है 25 kmph, सेकेंड एंड सब्सिक्वेंट ट्रेन को नॉर्मल स्पीड में परमिट करते हैं साउथ सेंट्रल रेलवे में। ओके, 36, फर्स्ट ट्रेन, अच्छा यहाँ पे एक बात और बता दें, यहाँ पे शायद स्पीड रिस्ट्रिक्शन में उसको नहीं लिखा है कि यदि इंजन का फ्लैशर लाइट खराब है या व्हिसिल खराब है, दोनों के लिए ऑलमोस्ट सेम रूल है। हमारे इंजन का फ्लैशर लाइट खराब हो गया
और व्हिसिल ख़राब हो गई तो क्या रूल है? तो रूल है क्लियर द ब्लॉक सेक्शन कॉशियसली, सावधानी पूर्वक आप ब्लॉक सेक्शन को क्लियर करिए। हेडलाइट का अलग रूल है, व्हिसिल और फ्लैशर लाइट का अलग रूल है। कॉशियसली क्लियर करने के बाद स्टेशन में जाने के बाद रिपेयर और रिलीफ, या तो रिपेयर होना चाहिए या रिलीफ लो को यानी लो को चेंज करना चाहिए। देन नेक्स्ट पॉइंट नंबर 36, फर्स्ट ट्रेन प्रोसीडिंग ऑन टी बार D912। टी बार D912 कब होता है यूज? प्रोलॉन्ग फेल्योर ऑफ ऑटोमेटिक सिग्नल्स, कम्युनिकेशन अवेलेबल। जैसे कि कहाँ पे हुआ ये? अभी कंचनजुंगा एक्सप्रेस का जो एक्सीडेंट हुआ था रिसेंटली 17 जून को, जो कंचनजुंगा जाके ऑटोमेटिक सिग्नल पे वेट कर रही थी और पीछे से एक गुड्स ट्रेन GSFC ने जाके मार दिया। वो नॉर्मल स्पीड से जा रही थी। तो उस संदर्भ में बता रहे हैं वहाँ पे क्या था, ऑटोमेटिक सिग्नल्स काफ़ी देर से ख़राब थे, तो इसलिए SNT डिपार्टमेंट और ऑपरेटिंग डिपार्टमेंट मिलके बात करके इसको प्रोलॉन्ग फेल्योर डिक्लेयर करना चाहिए था और ऑटोमेटिक वर्किंग कैंसिल करके ओनली वन ट्रेन एट ए टाइम, जिसको बोलते हैं कि उसको एब्सोल्यूट ब्लॉक सिस्टम की तरह से ट्रेन चलाया जाना चाहिए। तो यदि वैसे स्थिति में लोको पायलट को अधिकार दिया जाता है, प्राधिकार, क्या प्राधिकार देते हैं? टी बार D912 प्रोलॉन्ग फेल्योर ऑफ सिग्नल्स बट कम्युनिकेशन अवेलेबल है, स्टेशन मास्टर आपस में प्राइवेट नंबर का आदान प्रदान कर सकते हैं। सो फर्स्ट ट्रेन जाती है 25 kmph, सेकेंड ऑनवर्ड्स नॉर्मल स्पीड में जाती है साउथ सेंट्रल रेलवे में। दूसरे जोन में क्या है, स्पीड थोड़ा अलग हो सकती है, तो उसको चेक कर लेना चाहिए। When train proceeding on T bar B912, T bar B912 क्या है? TIC ऑन ऑटोमेटिक डबल लाइन, ऑटोमेटिक एरिया डबल लाइन है, TIC हो गया। नहीं, हम स्टेशन मास्टर बात करके प्राइवेट नंबर नहीं ले पा रहे, लाइन क्लियर नहीं ले पा रहे हैं, तो टी बार डबल लाइन है तो ट्रेन भेज सकते हैं। टी बार B912 दे देंगे अथॉरिटी, कॉशन ऑर्डर रहेगा 25/10 kmph। ऑटोमेटिक एरिया में दूसरी ट्रेन को भी सेम अथॉरिटी देंगे, कॉशन ऑर्डर सेम रहेगा 25/10 kmph। टाइम इंटरवल रखना है क्योंकि सिग्नल्स ख़राब है, गाड़ी स्लो जा रही है, तो टाइम इंटरवल का रूल क्या है? ऑटोमेटिक में अलग है, 15 मिनट और रनिंग टाइम ऑफ द ट्रेन, जो भी ज़्यादा हो उतना गैप देना चाहिए। देन पॉइंट नंबर 38, ड्यूरिंग TSL वर्किंग इन ऑटोमेटिक ब्लॉक फर्स्ट ट्रेन ऑन रॉन्ग लाइन। तो ऑलरेडी आपको बताया कि ऑटोमेटिक एरिया में डबल लाइन में TSL चला रहे हैं, टेम्परेरी सिंगल लाइन वर्किंग, तो फर्स्ट ट्रेन रॉन्ग लाइन की 25 kmph जाएगी, बाकी सेकेंड ऑनवर्ड्स नॉर्मल स्पीड, राइट लाइन की ऑटोमेटिक में सब ट्रेन नॉर्मल स्पीड जाती है TSL में। 39, स्पीड ऑफ रिलीफ इंजन ऑन टी बार C912, ऑटोमेटिक एरिया में रिलीफ लोको या रिलीफ ट्रेन भेजेंगे तो टी बार C 912 देंगे, स्पीड 15/10 kmph। स्पीड ऑफ द फॉलोइंग टावर वैगन और TTM डे बार नाइट, यानी एक TTM आगे गई वो नॉर्मल स्पीड में, उसके पीछे दूसरा TTM या टावर वैगन जा रहा है तो 25/10 kmph में जाएगा, दूसरा तीसरा कॉशन ऑर्डर के हिसाब से जाएगा। लेकिन यदि ब्लॉक सेक्शन में TTM मशीन, टावर कार मशीन के अलावा मटेरियल ट्रेन भी जा रहा है तो पॉइंट नंबर 41 लागू होगा। क्या है पॉइंट 41? मटेरियल ट्रेन भी है, टावर वैगन भी है, TTM भी है, पूरा इंटीग्रेटेड ब्लॉक है या शैडो ब्लॉक है, सभी यानी ट्रेन है और मशीन दोनों है, तो 15/8 kmph का कॉशन ऑर्डर दिया जाएगा जो पीछे जाएंगे। 42, आफ्टर स्टॉपिंग एट स्टॉप इंडिकेटर, जो इंजीनियरिंग इंडिकेटर बोर्ड लगता है जहाँ काम चलता रहता है, तो स्टॉप बोर्ड में रुकने के बाद कितना स्पीड में गाड़ी स्टार्ट करना? 8 kmph। अप टू कहाँ तक आगे रहता है हमारा वो स्पीड, जो जहाँ पे हमारा स्पीड लिमिट ख़त्म होती है ये, तो बोर्ड लगा रहेगा टर्मिनेशन बोर्ड, टर्मिनेशन पैसेंजर ट्रेन टी बार पी तक, या गुड्स ट्रेन है तो टर्मिनेशन गुड्स ट्रेन टी बार जी बोर्ड तक 8 kmph में जाना चाहिए। उसके आगे फिर एज पर नॉर्मल स्पीड या एज पर कॉशन ऑर्डर। 43, व्हेन मेजर वर्क मीन्स ये डबल लाइन एरिया है,
एक लाइन पे हेवी वर्क चल रहा है, मेजर वर्क चल रहा है, यानी मेजर वर्क का मतलब वहाँ पे लेबर्स का, वर्कर्स का मूवमेंट ज़्यादा है, तो बगल वाले लाइन पे कासन आर्डर दिया जाता है 50 kmph। क्यों? मूवमेंट है, मूवमेंट जो लोगों का इधर से उधर काम कर रहे हैं, इसलिए वहाँ पे कासन आर्डर 50 kmph दिया जाएगा। यदि मेजर वर्क अप लाइन पे चल रहा है तो ब्लॉक में रहेगा, इंजीनियरिंग ब्लॉक में। जो डाउन लाइन बगल में जा रही है वहाँ पे 50 kmph कासन आर्डर दिया जाएगा। 44 बाढ़, यहाँ पे फ्लड की बात कर रहे हैं। व्हेन वाटर राइजेज ओवर ब्लास्ट लेवल बट बिलो रेल लेवल, यानी जो गिट्टी है, पत्थर लेवल तक पानी भरा हुआ है, लेकिन जो लोहे वाला रेलवे ट्रैक रहता है, रेल पानी के बाहर दिख रही है, तो गाड़ी रुकेगी और गैंगमैन जो रहते इंजीनियरिंग के 2 लोग पायलट करके ट्रेन को आगे बढ़ाएंगे। 45 व्हेन वाटर ओवर टॉप्स द रेल, यदि पानी जो रेल की पटरी लोहे वाली है वो भी पानी में डूब गई है, तो गाड़ी रुकेगी और प्रोसीड विथ 8 kmph का स्पीड लिमिट 8 kmph दिया है, लेकिन आफ्टर सर्टिफिकेशन बाय PWI। कहने का मतलब PWI आगे आगे चल के सर्टिफाई करेंगे कि हाँ रेलवे ट्रैक सही है, उसके पीछे पीछे स्लो स्पीड में जाएंगे। ओके। देन 46 मोटर ट्राली ड्यूरिंग नाइट, मोटर ट्राली नाइट टाइम में कासन आर्डर 30 kmph। और एक न्यूट्रल सेक्शन होता है जो OHE सेक्शन है, इलेक्ट्रीफाइड सेक्शन है, तो जहाँ पे न्यूट्रल सेक्शन रहेगा, बोर्ड लगा रहता है 500 मीटर के बाद आने वाला है, 250 मीटर पे आने वाला है कासन बोर्ड, सो कम से कम 30 kmph में जाना चाहिए वहाँ पे। इन केसेज नंबर 48 इन केसेज ऑफ इमरजेंसी, यदि मान लीजिए कि लोको पायलट का कुछ प्रॉब्लम हो गया, कुछ हेल्थ प्रॉब्लम है, कुछ भी प्रॉब्लम है, और इमरजेंसी में असिस्टेंट लोको पायलट ट्रेन को चला रहा है, तो 40 kmph के लिमिट से गाड़ी चलाना चाहिए। कहाँ तक? जहाँ तक कि लोको पायलट का रिलीफ अरेंज ना हो जाए। 49 में इलेक्ट्रिक लोको की बात कर रहे हैं। क्या होता है इलेक्ट्रिक लोको में? आगे भी ड्राइविंग कैब रहता है, यानी लीडिंग ड्राइविंग कैब, और एक ट्रेलिंग पीछे भी ड्राइविंग कैब रहता है। तो उस केस में यदि लोको पायलट आगे बैठा है और ALP जाके पीछे से ड्राइविंग कर रहा है, यानी लीडिंग लोको में क्या हुआ, ड्राइविंग ऑपरेटर्स खराब है, तो ALP गया पीछे चलाने के लिए, लेकिन सिग्नल कौन देख रहा है? लोको पायलट। यदि सीनियर आगे बैठ के सिग्नल देख रहा है, चलाए पीछे से चाहे जो चलाए, आगे लोको पायलट बैठ के सिग्नल देख रहा है, तो 40 kmph तक गाड़ी जा सकती है। लेकिन यदि बी में देखिए, बी पॉइंट में LP ड्राइव्स फ्रॉम रियर ड्राइविंग कैब, यदि लोको पायलट को किसी कारण से पीछे जाके ड्राइविंग करना पड़ा और आगे कौन बैठ गया? अभी असिस्टेंट लोको पायलट जो कि जूनियर है, वो सिग्नल देख रहा है, तो गाड़ी 15 kmph के स्पीड रिस्ट्रिक्शन से चलेगी। ओके, दोनों में अंतर ये है। कौन चला रहा है पीछे से वो इम्पॉर्टेंट नहीं है, इम्पॉर्टेंट ये है सिग्नल कौन देख रहा है आगे बैठ के। पॉइंट नंबर 50 फर्स्ट ट्रेन टू इंटर हेल्दी सेक्शन व्हेन विच इज टेम्परली आइसोलेटेड एंड री एनर्जाइज। इसका मतलब क्या हुआ? OHE सेक्शन में गाड़ी चलती रहती है, इलेक्ट्रीफाइड सेक्शन में सडनली पावर कट हो गया, फिर री एनर्जाइज का मतलब रिस्टोर हो गया पावर, तो उसमें सस्पिशन ये रहता है कि कहीं कुछ प्रॉब्लम हो सकती है, कोई इलेक्ट्रिक पोल गिर सकता है, वायर गिर सकता है, इसलिए कासन आर्डर देके गाड़ियों को भेजते हैं। डे टाइम में 60 kmph और नाइट में 30 kmph कासन आर्डर देते हैं, क्योंकि जब तक ये कंफर्म नहीं हो जाएगा कि कुछ प्रॉब्लम नहीं है सेक्शन में, तब तक ये कासन आर्डर दिया जाएगा। ओके। 51 When patrolman has not turned up after 15 minutes beyond schedule arrival, ये जो पेट्रोलिंग करने वाले नाइट पेट्रोलमैन है या पेट्रोलमैन है, पेट्रोलिंग की ड्यूटी रहती है, तो अगर वो उसको पेट्रोलिंग करके 15 मिनट में वापस आना है, यानी 15 जो टाइम है, मतलब 10 बजे तक लौट के आ जाना है, 15 मिनट तक स्टेशन मास्टर ने वेट किया, तब तक भी वापस नहीं आए, यानी उसका शेड्यूल टाइम से 15 मिनट से भी ज़्यादा देर हो गई, तो सभी गाड़ियों को रोक के 40 kmph का कासन आर्डर देना पड़ता है। सो इम्पॉर्टेंट फॉर स्टेशन मास्टर, लोको पायलट एंड गार्ड। देन 52 व्हेन ए 4 व्हीलर, आजकल 4 व्हीलर तो नहीं है, फिर भी रूल क्या है, यदि 4 व्हीलर
कोई वैगन है, व्हीकल है, उसको किसी पैसेंजर कैरिंग ट्रेन में अटैच कर दिया तो ब्रॉड गेज ही है आजकल, मीटर गेज तो नहीं है, तो स्पीड लिमिट क्या हो जाएगी 75 kmph। पहले मीटर गेज में 50 kmph हो जाती थी। ये अपेंडिक्स में रूल दिया है। 53 अनसेफ कंडीशंस ऑफ बंड्स आर टैंक्स आर रिवर्स। जो तालाब हैं, नदियां हैं, झील है, उनके जो बांध बने रहते हैं अगल बगल के, यदि वो अनसेफ कंडीशन है यानी पानी ओवरफ्लो होने का डर है वहाँ पे, तो ऐसी परिस्थिति में लोको पायलट को स्पेशल कासन दिया जाता है। और जैसे कहीं कहीं पे लगाए गए हैं ऑटोमेटिक डेंजर लेवल इंडिकेटर, तो वहाँ अगर रेड लाइट जल रही है तो स्टॉप बोर्ड पे रोक लेना है। तो स्टॉप बोर्ड 1300 मीटर पहले लगा रहता है और कासन बोर्ड 1300 मीटर पहले लगा रहता है, और जो स्टॉप बोर्ड है वो 100 मीटर पहले रहेगा। तो लोको पायलट को अलर्ट रहना चाहिए, कब? जब फ्लड का सिचुएशन का हमें कुछ कासन ऑर्डर मिला है। देन 54 ओडीसी के बारे में है, ओवर डायमेंशनल कंसाइनमेंट, यानी हमारे वैगन के साइज से जब बड़े लोड रहते हैं तो उसको ओडीसी बोलते हैं। क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी ओडीसी होती है। तो सबसे ज़्यादा प्रिकॉशन लेना पड़ता है क्लास सी ओडीसी में। सो क्लास ए ओडीसी ब्रॉड गेज का ही हमें देखना चाहिए कि क्लास ए ओडीसी ब्रॉड गेज में 75 kmph तक है, और क्लास बी ओडीसी 40 kmph तक परमिटेड है, क्लास सी ओडीसी 25 kmph तक परमिटेड है। और ये इसका रूल हमें कहाँ देखने के लिए मिलेगा? वर्किंग टाइम टेबल में, यानी जीएनएसआर में नहीं मिलेगा उसका रेफरेंस, तो डब्ल्यूटीटी में हमें देखना चाहिए। तो आशा है कि आपको सारे पॉइंट समझ में आए होंगे। फिर भी कोई डाउट है तो अवश्य आप कमेंट बॉक्स में पूछिएगा, हम आपको रिप्लाई करेंगे। और हमारा अगला वीडियो अथॉरिटीज के ऊपर आएगा, वो भी आपके लिए बहुत यूजफुल रहेगा। सो लास्टली, थैंक यू सो मच फॉर स्पेंडिंग योर वैल्यूएबल टाइम। और जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन आता रहे। एंड आल्सो एक रिक्वेस्ट है कि आप अपने व्हाट्सएप ग्रुप में वीडियोस को शेयर करिए, अपने पास भी रखिए मेल में या व्हाट्सएप में, ताकि ज़रूरत पड़ने पे आप देख सकें। ग्रुप्स में ज़रूर शेयर करिएगा ताकि सबको फ़ायदा मिल सके। थैंक यू सो मच।